Welcome to Boost High Species. Today's lecture is Council of Ministers. So जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74A में बताया गया है दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज हिज हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. ठीक है, प्रेसिडेंट हेड होंगे मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और वो प्रेसिडेंट की एडवाइस और एड पे काम करेंगे. सिंपल है. देन जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल को रिकन्सिडर कर लिए भी दे सकते हैं सच एडवाइस, और प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन. एक बार तो प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं कि जो भी वो काम है उसको वो रिकन्सिडर कर ले जो एडवाइस वो दे रहे हैं, लेकिन 44 अमेंडमेंट जो हुआ 78 में, उसमें ये बोला गया कि सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट भेजेंगे रिकन्सिडर करने के लिए. रिकन्सिडर करने के बाद में जब दोबारा अगर वही सेम चीज़ उनके पास वापस आती है तो प्रेसिडेंट को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस एडवाइस को. एंड देन यही चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है ये. देन द एडवाइस रेंडर्स बाय द मिनिस्टर ऑफ द रेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. और जो ये एडवाइस मिनिस्टर्स आप लेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, इसको इस तरीके की ये जो एडवाइस है, इसको कहीं भी किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी का इसका कोई बेसिस नहीं बनता. इंक्वायरी नहीं हो सकती इस पर कि ऐसी एडवाइस क्यों ली है या रिकन्सिडर किया है क्यों नहीं किया है, ये नहीं हुआ. एक बार रिकन्सिडर का प्रोसेस है, उसके बाद उन प्रेसिडेंट को उस पर अपनी असेंट देनी है. देन आर्टिकल 74 के सेकंड में यही बात लिखी है. ठीक है. देन आर्टिकल 75 फर्स्ट, उसमें प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड PM shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the PM. जो PM है उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा या कि मुझे इस इंसान को अपनी कैबिनेट में रखना है. फिर उनको भी प्रेसिडेंट की एडवाइस पे PM की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. ठीक है. देन आर्टिकल 75(1)(a), जहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसमें PM भी इंक्लूडेड है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 50 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो किया गया था 91st अमेंडमेंट 2023 में. मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 200-150 मिनिस्टर ही बना लिए. आपको एक प्रपोर्शन में बनाना है, वो प्रपोर्शन है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. आप इतने लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी बन सकती है इंक्लूडिंग PM, ताकि एक जो एवरेज जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे और जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है वो कम भी नहीं हो और सही से एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो सके, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम हो सके. ठीक है. देन आर्टिकल 75 का सेकंड, इसमें मिनिस्टर्स जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है उसी के अकॉर्डिंग इनका ऑफिस रहेगा. देन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए. कई जगह पार्लियामेंट भी लिखा होता है, तो किसी आंसर में ये कई कमीशन इसको सही मानती है, कई कमीशन सिर्फ लोकसभा वाले ऑप्शन को ही सही मानते हैं. अगर बहुत प्रिसाइजली देखा जाए तो लोकसभा वाला आंसर ही सिर्फ सही होता है, that council of ministers are collectively responsible to the Lok Sabha only. Then जो कैबिनेट जो वर्ड है वो सिर्फ एक बार मेंशन है आर्टिकल 352 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके सब सेक्शन 3rd में, और ये कब जोड़ा गया था 44 अमेंडमेंट में. जब जो ओरिजिनल कंटेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ये कैबिनेट वर्ड नहीं था. देन इट इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर एंड द PM. ठीक है. देन ड्यू टू मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट द कंसर्न मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. अब मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, लेकिन फेस ऑफ द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट नहीं होते, फेस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होते हैं, इसीलिए मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है.
ठीक है। इसीलिए पार्लियामेंट में वो मिनिस्ट्री आंसर होती है किसी भी पॉलिसी फेलियर के लिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के लिए, ठीक है। इसलिए बोला भी जाता है कि दैट इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैज़ नो फेस, दे वर्क विदाउट फेसेस, ठीक है। देन द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है बाय द पीएम। देन एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। वो सिविल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं, ठीक है। सिंपल है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा वही चेयरमैन भी बन जाएगा सिविल सर्विस बोर्ड का अपने आप ही, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ द आइदर हाउस, कोई पर्सन है जो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, बट वो मिनिस्टर अपॉइंट हो गया है, तो ऐसे में उसको 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बन जाना है। अदरवाइज उसकी जो मिनिस्टर की कुर्सी है वो भी चली जाएगी, सीज आउट हो जाएगी। देन द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सिक्रेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर। हाँ, ये तो सिंपल है, ओथ की जो सिक्रेसी वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कैबिनेट मीटिंग, हाँ ऑब्वियसली बात, ठीक है, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देन आर्टिकल 78 में ये है कि पीएम है, उनकी ड्यूटी है कि जितने भी डिसीजंस ले रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करें। ये आर्टिकल 78 में है, ठीक है। देन इसमें यही है, और या प्रेसिडेंट कभी खुद से बुलाते हैं, कॉल ऑफ करते हैं, देन ही वांट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रपोजल और एनी अफेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो भी उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। देन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सबमिट करते हैं अपना रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ द डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। हाँ, ठीक है। देन ये किसके अंडर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल 1961, जो पार्ट है आर्टिकल 77 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देन देयर आर 52 मिनिस्ट्रीज एट प्रेजेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नंबर ऑफ द मिनिस्ट्रीज एट दिस सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947, तब सिर्फ 18 थी, बहुत कम थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।